नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 9 की दूसरी पाठ्य पुस्तक कृतिका का तीसरा अध्याय रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, जिसके सहारे व्यक्ति खड़ा रह पाता है, अपने आप को संभाल पाता है। तो आज का पाठ ये है और इस पाठ के जो रचनाकार हैं, जो ये एकांकी है, एक तरह से रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने उन लोगों पर प्रहार किया है जो लड़के और लड़कियों में क्या करते हैं, भेद करते हैं। रीढ़ की हड्डी में जगदीश चंद्र माथुर ने उस स्थिति को बताने की कोशिश की है जब लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं तथा उनमें आत्मविश्वास जाग उठता है, फिर भी समाज के कुछ दकियानुसी विचार वाले लोग लड़कियों की सफलता से दुखी ही रहते हैं। लड़कियों की सफलता से क्या रहते हैं, दुखी ही रहते हैं। ऐसे लोगों पर क्या किया, व्यंग्य किया। ठीक, तो उससे पहले हमें जानना चाहिए आज के जो व्यंग्यकार हैं, नाटककार हैं, ना एकांकी में माध्यम जो व्यंग्य किए हैं, जो आज के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? सन 1917 में। याद रखना, सन 1917 में उत्तर प्रदेश के खुर्जा नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इनकी रुचि बचपन से ही नाटकों में अधिक थी। इसी कारण वे स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में भाग लेने लगे। साथ ही साथ नाट्य लेखन, निर्देशन, अभिनय करते रहे। मतलब नाट्य लिखते थे, उनमें अभिनय करते थे और निर्देशन भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे। ये उनके बारे में था। अब साथ में और पढ़ना जरूरी है। माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर की प्रमुख कृतियां कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा इनके नाटक। भोर का तारा, ओ मेरे सपने ये एकांकी संग्रह। तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी व नाटक भी लिखे हैं। उनकी व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रही हैं और सन 1978 में उनका देहांत हो गया। तो मैंने आपको विस्तार से इसमें बता दिया है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के एकांकीकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म सन 1917 में खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की और इनकी रुचि बचपन से ही नाटकों में अधिक थी। इसी कारण वो स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालयों में जब भी कोई सांस्कृतिक उत्सव होता था उसमें स्वयं अभिनय करते थे, नाटक लिखा करते थे और उनका निर्देशन भी किया करते थे। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ कोणार्क है, दशरथ नंदन है, शारदिया है, पहला राजा है, ये नाटक थे। भोर का तारा, ओ मेरे सपने ये एकांकी हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता देखने को मिलती है। इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ ही सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी और नाटक भी लिखे हैं। उनकी व्यंग्य प्रधान एकांकी चर्चित रही है और सन 1978 में उनका देहांत हो गया। ठीक, ये तो उनके जीवन पर। अब साथ ही साथ आपको आगे बताते हैं पाठ परिचय। तो इसमें बताया गया है कि उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है इस पाठ में, है जो लड़कियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती हैं, उनका आत्मविश्वास जगती है, फिर भी दकियानुसी विचार वाले लोग लड़कियों की सफलता से दुखी रहते हैं। तो देखो, ये कल्पना चावला जी हैं, ये पीटी उषा जी, तो एथलेटिक्स हैं ये, और ये अपने अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला जी। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया। मतलब व्यंग्य एकांकी है, ये ध्यान रखना। यह है रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी।
क्या है? एक रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक व्यंग एकांकी है। ठीक है, इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों की शिक्षा और उससे उत्पन्न आत्मविश्वास और साहस को दर्शाया है। ठीक है, तो कि रूढ़िवादी मानसिकता कहते हैं जो स्त्रियां पढ़ लिख कर सक्षम हो जाती थी, उनका साहस आत्मविश्वास जाग उठता था, तो भी वो लोग क्या करते थे, उनकी उनकी सफलता से, उनके आत्मविश्वास के, उनके साहस को देखकर हमेशा दुखी ही रहते थे। वो नहीं चाहते थे कि समाज में लड़कियां आगे बढ़ें, कुछ बने, वो नहीं चाहते थे। वो तो यही चाहते थे कि लड़कियां हैं जो जो परंपरागत जो झाड़ू पोंछा बर्तन वही काम वो करते रहे। तो ऐसी रूढ़िवादी मानसिकता वाले लोगों पर जो पढ़े लिखे हैं वो भी ऐसी वो लोग भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं, तो वैसी रूढ़िवादी मानसिकता लोगों पर प्रहार किया है। और कि साथ में क्या बताया गया है, स्त्रियों की शिक्षा और उससे उत्पन्न शिक्षा ग्रहण करने से क्या होता है, आत्मविश्वास आता है और साहस को दर्शाया है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर? आगे देखते हैं। तो रामस्वरूप व उनकी पत्नी प्रेमा को यह चिंता होने लगी। क्या होने लगी? लड़की न तो पाउडर लगाने को तैयार है, न शादी के लिए उत्साहित है। मतलब लड़की जब देखने आते हैं थोड़ा सस्ती है, संवरती है, तो पाउडर लगाती है, तो उसे शौक नहीं था। न शादी के लिए उत्साहित है। लड़के के पिता अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते थे। जो लड़के के पिता थे गोपाल प्रसाद जी, वो अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते थे। गोपाल प्रसाद व शंकर, उनका जो लड़का था, गोपाल प्रसाद MBBS कर रहा था, उनका आगमन होता है और गोपाल प्रसाद व रामस्वरूप का हंसी मजाक होता है। लड़की की खूबसूरती, पढ़ाई के बारे में विचार। गोपाल प्रसाद सुंदर लेकिन मैट्रिक पास लड़की चाहते हैं। गोपाल प्रसाद क्या चाहते हैं? बस 10वीं पास लड़की चाहते हैं, सुंदर हो, बातचीत चाहते। उमा के पूछताछ में उमा गाना, पेंटिंग, सिलाई में सब में दक्ष है। तो उमा कौन है? रामस्वरूप और प्रेमा की बेटी है। रामस्वरूप और प्रेमा की बेटी है। और उसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आते हैं। ठीक है, तो उमा की जब बाद में बाद में पता लगता है कि ये लड़का तो जाना पहचाना है, कि लड़कियों गर्ल्स हॉस्टल में घूमते हुए एक बार घुसते हुए पकड़ लिया गया था, उसके बारे में पूरा उसको पता चल जाता है। उमा की डांट फटकार शंकर को डांट देती है कि मुझे नहीं करना, क्योंकि उसे ऐसे मोल भाव करते हैं जैसे कोई भेड़ बकरी का मोल भाव करते हैं। तो और शंकर को वह अपने गर्ल्स हॉस्टल में घूमते हुए देखती है, उसके चरित्र के बारे में बताती है। लड़कियों को देखने आने की तुलना वह दुकानदार द्वारा कुर्सी मेज बेचने से करती है। मतलब दुकानदार जैसे सामान खरीदता है तो लड़कियों को देखने आने की तुलना से करते हैं जैसे दुकानदार सामान कुर्सी बेचने से करती है। वह अंत बता देती है कि वह BA पास है। वो नहीं कहती कि मैं 10वीं पास, वो कहती मैं BA पास हूँ। और गोपाल प्रसाद पानित होकर चले जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम है। जब पूरे चैप्टर के बारे में जब हम चलेंगे जब आपको बतलाऊंगा। एक सामान्य से विषय वस्तु आपके सामने मैंने रखी है कि एक शॉर्ट में विषय वस्तु कि इसमें कौन होते हैं, रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा, उनकी लड़की होती उमा। उनको देखने के लिए उच्च परिवार के लोग आते हैं, जिसमें गोपाल प्रसाद है और एडवोकेट और उनका लड़का MBBS कर रहा है, वो देखने आते हैं। उन्हीं के बीच की जो वार्तालाप होता है, हंसी मजाक होता है, लड़की को बारे में दुनिया भर की चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। आपको गाना आता है, पेंटिंग आती है, सिलाई आती है, सब चीज़ के बारे में पूछा जाता है। वो कहते हैं मुझे पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, 10वीं पास चाहिए। पर जब उस लड़के को देखते हैं इतना सब कुछ होता है और तो वो उनमें बाद में क्रोधित हो जाती है, आवेश में आकर वो मना कर देती है, मुझे विवाह नहीं करना है, अपने लड़के को पहले आप देखिए, आप मेरे बारे में इतना जान रहे हैं उससे ज़्यादा वो पहले आप देखिए। एकांकी के वातावरण के अनुसार शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। एकांकी के अनुसार शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं देशज शब्दों का प्रयोग है, कहीं देशज यानी अपने देसी भाषा के शब्द हैं, विदेशी भाषा आगत शब्द है, तत्सम संस्कृत शब्द है, तद्भव उनका बदले रूप शब्द है, और कहीं उर्दू मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। तो आपको बोला है कि शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग है इसमें, और कहीं देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, उर्दू मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है इस एकांकी। शब्द संपदा, मर्ज, रोग, इंट्रेंस कक्षा 11वीं, करीने से, तरीके से यानी ठीक ठाक, तालीम, शिक्षा, कमबख्त, अभागा। और इसकी जो शैली है इसकी नाटक की तो आगे कैसी है, संवाद में और व्यंग्यात्मक शैली। संवाद है मतलब आपस में वार्तालाप चलता है, इसमें संवाद है और वार्तालाप इसमें चलता है, उसके बारे में इसमें बताया गया। अब इसके शिक्षण बिंदु हैं, कुप्रथाओं, दकियानुसी विचारों